साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 के विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र को भरने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है इससे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के दौरान सहायता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं काउंसलिंग का यह विस्तृत आवेदन पत्र। और इस पत्र में सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो आवेदन पत्र के साथ में हमें 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। और यह पोस्टल ऑर्डर है वह सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम दे होगा और स्थान है अजमेर। तो 50 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर हमें लेना पड़ेगा। ये पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। और पोस्ट ऑफिस में यदि 50 रुपये का एक ही पोस्टल ऑर्डर न मिले तो 50 रुपये की अमाउंट के एक से अधिक पोस्टल ऑर्डर हम लेते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। टोटल अमाउंट है वो 50 रुपये का होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो। यहाँ पर एक फ़ोटो लगेगा, लेटेस्ट फ़ोटो आवेदक को अपना लगाना है और उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करने हैं। जैसे हस्ताक्षर उसने आवेदन करते समय फॉर्म में भरे थे वैसे हस्ताक्षर आपको करने हैं। अब हम बात करते हैं अगले कॉलम में रोल नंबर की है। तो जो आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद में आपने जब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा था उसका जो क्रमांक है वो आपको इस कॉलम में भरना है। मेरिट क्रमांक आपको खाली छोड़ देना है। और इसके बाद में पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जो पोस्टल ऑर्डर आप यहाँ पर 50 रुपये का लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर पिनअप करना है, ये स्पेस दे रखा है, यहाँ पर पिनअप करना है और उस 50 रुपये के पोस्टल ऑर्डर का जो क्रमांक है वो आपको इस कॉलम में लिखना है। अब हम बात करते हैं विज्ञापन संख्या। अगले कॉलम में विज्ञापन संख्या है और यहाँ पर हम बात करते हैं विज्ञापन संख्या जो 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें है 01/परीक्षा/ वरिष्ठ अध्यापक/ माध्यमिक शिक्षा RPSC/EPI/2022-23। पद कोड और क्रम संख्या में आपको हिंदी लिख देना है, यानी कि जो आपका विषय है वो लिख देना है। पद कोड और क्रम संख्या आपको इस विज्ञप्ति के अंदर नहीं दी गई है। इसके बाद में हम बात करेंगे पद के नाम की। पद का नाम है वरिष्ठ अध्यापक और विषय है वो आपको अपने कोष्टक के अंदर लिख देना है। जो भी आपका विषय है, यहाँ पर हिंदी विषय है वो कोष्टक में लिखा गया है। विभाग का नाम माध्यमिक शिक्षा विभाग है। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा लिखना है। इसके बाद में हम आते हैं आरक्षण वर्ग में, यानी कि जो रिजर्वेशन आप जिस श्रेणी में आते हैं वो आपको यहाँ पर करना है। सामान्य, पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर EWS की जानकारी लिख सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र में से अनरिजर्व SC ST। और यहाँ पर 12 जिले की शाहबादगंज शाहबाद तहसील के शहरिया के लिए। तो यहाँ पर हमने हाँ लिख रखा है। पिछड़ा वर्ग में ये जो कैंडिडेट है वो पिछड़ा वर्ग से है तो यहाँ पर हाँ लिख रखा है। इस प्रकार जो संबंधित वर्ग है उसमें आपको हाँ लिखना है और बाकी शेष में आपको क्रॉस कर देना है, यानी कि कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं रखना है। जो आपके लिए नहीं है उसको क्रॉस कर देना है। अब हम बात करेंगे मूल निवास और जन्म स्थान की। पहले इन्होंने पूछा है मूल निवास कहाँ के। इसमें आपको राज्य में राजस्थान भरना है। जिला जो आपका है वो लिखना है। तहसील आपके जिस जिले में रहते हैं आपकी मूल निवास जहाँ का है तहसील कौन सी वो लिखनी है। अन्य टिप्पणी में आप क्रॉस भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार जन्म स्थान, यहाँ पर आपको राज्य लिखना है, यहाँ पर जिला, यहाँ पर तहसील और यहाँ पर अन्य टिप्पणी में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं या कोई और डिटेल जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अतिरिक्त विशेष श्रेणी की। अतिरिक्त विशेष श्रेणी में जो अभ्यर्थी आते हैं उनको महिला, निःशक्त या भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी या NCC सर्टिफिकेट वाले हैं, उनको अपनी डिटेल लिखनी है। क्योंकि यह अभ्यर्थी इससे संबंधित नहीं है इसलिए इसको क्रॉस कर देना है। जैसा कि आपको पहले बताया है कि आपको शेष कॉलम में जिससे आप संबंधित हैं उसमें हाँ लिखें, शेष में आप क्रॉस करें। और इसके बाद में यहाँ पर सेवारत कर्मचारी की जानकारी है। राज्य सेवा कर्मचारी का है तो यहाँ पर हाँ या
क्रॉस करना है। पंचायती राज या सार्वजनिक निगम का, या फिर विभागीय कर्मचारी है, या अराजपत्रित कर्मचारी, या मंत्रालयिक कर्मचारी, जो भी संबंधित है वो अपनी डिटेल यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में आवेदक का पूरा नाम लिखना है, जैसा आपका 10वीं की मार्कशीट में या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स में है वही आपको लिखना है। स्पेस इत्यादि का विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसा आपके 10th की मार्कशीट में है या जो सही है वो आपको भरना है। यहाँ पर दीपक प्रजापति हमने लिख दिया है। और इसी प्रकार अंग्रेजी में हमें ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर में आपको लिखना है। यहाँ पर जिससे आप संबंधित है उसे आप टिक करें, मिस्टर यहाँ टिक कर दें। और यहाँ पर ये स्पेलिंग लिख दी हमने, दीपक प्रजापति। पिताजी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर चांदाराम स्पेस है तो आप स्पेस लिखेंगे, नहीं है तो नहीं। माता के नाम में भी रेवती देवी, यहाँ पर स्पेस है तो स्पेस दे, अन्यथा नहीं। इसके बाद में 3 नंबर में है जन्म तिथि, और यहाँ पर 5 अक्टूबर 1995 जन्म तिथि है वो लिखनी है। और फिर हम बात करते हैं 4 नंबर में, विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, यानी कि जो विज्ञप्ति में जो तिथि निर्धारित की गई थी कि इस तिथि को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम में जो आपको लिमिट दे रखी है वो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इस कैंडिडेट की जो उम्र है या कहें कि आयु है वो 27 वर्ष 2 माह और 27 दिन है। और चौथे कॉलम की हम बात करें तो चौथे कॉलम में, सॉरी 5वें कॉलम में नागरिकता के बारे में पूछा गया है और इसमें हमने भारतीय पर टिक कर दिया है, अन्य है तो वो यहाँ पर जानकारी दें। छठे में धर्म पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम, आप जिससे संबंधित है वो लिखें। 7वें कॉलम में वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा गया है, अविवाहित में हाँ लिखें, और यहाँ पर हमने विवाहित है इसलिए हाँ लिख दिया है, शेष में हमने क्रॉस कर दिया है। जो संबंधित है विच्छिन्न विवाह यानी कि परित्यक्ता, विधवा, विधुर और पुनर्विवाहित, जो जिस श्रेणी से संबंधित है उसमें टिक करें। इसके बाद में हम बात करते हैं विवाह विवरण की। यदि यहाँ पर आपने ऊपर हाँ किया है तो आपको यहाँ पर डिटेल लिखनी पड़ेगी, यदि नहीं किया है, अविवाहित है, तो फिर आपको डिटेल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पर लागू नहीं है लिख सकते हैं। यहाँ पर पति या पत्नी जो संबंधित है उनका नाम लिखना है, विवाह की तिथि यहाँ पर लिखनी है, विवाह का स्थान है वो यहाँ पर लिखना है, और विवाह का जो पंजीयन आपने करवाया है वो आपको यहाँ लिखना है। क्योंकि ये ऑनलाइन पंजीयन है तो ऑनलाइन क्रमांक है, यदि पुराने कैंडिडेट्स हैं उनका पुराना जो हाथ से बना हुआ है तो आप पुराना पंजीयन संख्या है वो आप लिख सकते हैं। पंजीयन का स्थान है जहाँ पर हुआ है आपको वो स्थान लिखना है, और पंजीयन अधिकारी जिसने किया है वो आपको उस अधिकारी का नाम आपको लिखना है। अब हम अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं, और अगले पृष्ठ में जानकारी दी है, सब 9 नंबर पे पूछ रहे हैं संतान का विवरण। संतान का विवरण है, चूंकि यहाँ पर 10 नंबर में दे रखा है कि 1 जून 2002 से पूर्व और 1 जून 2002 के पश्चात, तो यहाँ पर पश्चात में 2 संतान हैं इनकी, और यहाँ पर नाम हमने दोनों के लिख रखे हैं, और इनकी जन्म तिथि अपने लिखनी है। इनका कोई एविडेंस अपने हमें नहीं अटैच करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। एविडेंस के तौर पर है वो बाद में एक शपथ पत्र देना पड़ता है, वो आपको साथ अनिवार्य है, वो शपथ पत्र आपको देना ही पड़ेगा। उसमें भी आपको ये नाम, लिंग और जन्म तिथि लिखनी होती है। फिर हम बात करते हैं 11 नंबर कॉलम और 12 नंबर कॉलम। 11 नंबर में पत्र व्यवहार का पता है मोबाइल नंबर सहित, और 12 नंबर में स्थायी निवास का पता है, यानी कि यदि आप कहीं और रहते हैं, मूल निवासी, स्थायी आप किसी और जगह के हैं, तो आप जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है साथ में। फिर हम आते हैं 13 नंबर कॉलम में, जो संबंधित है शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, और इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें टिक कर देना है मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ राजस्थान में जिसने एग्जाम दिया वो, यहाँ पर आपको कुल प्राप्तांक और प्राप्तांक कितने किए, पहले आपको प्राप्तांक लिखने हैं। जैसे यहाँ पर 600 कुल है, 600 में से 470 आए तो इस प्रकार लिखना है। फिर आपको प्राप्तांकों का प्रतिशत लिखना है। फिर आपको यहाँ पर श्रेणी लिखनी है, कौन से वर्ष में परीक्षा दी है, आपके ऐच्छिक विषय कौन से रहे, 10th में या कहीं कि सेकेंडरी में आपके सभी कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं तो आप ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं, और शेष में आपको अपने ऐच्छिक विषय जो 3 सब्जेक्ट बीए में रहे हैं वो लिखने हैं, एमए में जिसमें किया है या एमएससी जिसमें किया है वो आपको लिखना है सब्जेक्ट। और फिर कोर्स की अवधि, जैसे 10वीं 1 वर्ष की है, 12वीं 1 वर्ष की है, और बीए बीएससी या बीकॉम है वो 3 वर्ष की है, वैसे आपको लिखना है।
बोर्ड या विश्वविद्यालय का आपको नाम लिखना है। यहाँ पर BSER यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से की है, तो यहाँ पर उसका नाम लिख दिया है। और प्रयासों की संख्या में आपको यहाँ पर इन्होंने एक प्रयास किया है, यानी कि इन्होंने पहली बार ही परीक्षा दी और पहली बार पास हो गए। जिनको सप्लीमेंट्री आई है वो प्रयासों की संख्या उनके लिए 2 रहेगी, और यदि जो 2 साल पढ़े हैं या 3 साल पढ़े हैं, 2-3 साल में जिनकी हुई है, तो उनके लिए प्रयासों की संख्या जैसी है वैसी उनको स्थिति लिखनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 2 लिख दिया है, आपको सप्लीमेंट्री आई आपने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने 2 साल पढ़े 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसी स्थिति है वैसी, आपके जैसे समझ में आ रहा है आप वैसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार हमें सीनियर सेकेंडरी पर टिक करना है और इसकी डिटेल भरनी है, और फिर BA पर टिक करना है, या BCom BSc जो भी है उस पर टिक करना है, फिर उसकी डिटेल आपको भरनी है। ध्यान रखना है यहाँ पर ये अवधि 3 वर्ष है। फिर MA अधिस्नातक की भरनी है, यहाँ पर इसकी डिटेल लिख करके, और जो यहाँ पर संबंधित विषय है उसका नाम लिखना है, ये 2 वर्ष की है। और फिर आपको B.Ed की डिटेल लिखनी है। B.Ed में आप के जो डिटेल लिखने के बाद में आपको B.Ed में जो 2 सब्जेक्ट आपने जो लिए थे उन सब्जेक्टों के नाम लिखने हैं। और इसी प्रकार यदि आपने नेट की है तो नेट की डिटेल लिखनी है, और नेट के अलावा यदि आपने RSCIT कर रखी है तो उसकी भी डिटेल आप लिख लें, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये इंटर्नशिप वालों के लिए है, और ये इनके लिए लागू नहीं है, इसलिए हमने कुछ नहीं लिया है। यहाँ पर NA नॉट अवेलेबल लिख दिया है। तो भर दिया है, श और द में ये एलिजिबल नहीं है, नॉट अवेलेबल है। अब हम 14 नंबर कॉलम पे देखते हैं। यदि आपने पूर्व में 13 द नंबर की सूचना भरी है, यानी कि आपने अनुभव यदि कोई आपने यहाँ दर्शाया, तो फिर आपको उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है, अन्यथा आपको छोड़ देना है। और इसके बाद में ये संलग्न संख्या, यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु में सीमा में छूट चाहते हैं तो उसका एविडेंस आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर उसकी डिटेल लिखनी है, चूँकि इनको ये जो फॉर्म भरा गया उनको किसी प्रकार की कोई छूट नहीं चाहिए, इसलिए इन्होंने नॉट अवेलेबल लिख दिया है। जिनको चाहिए उनको ये 2 नंबर कॉलम भरना है। 3 नंबर में यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता या अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह प्राप्त किया तो उसके बारे में लिखना है आपको। 4 नंबर में यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो, PhD कर रखी, तो उसका आपको विवरण लिखना है। 6 नंबर में यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित या पदच्युत या ब्लैक लिस्ट या विवर्जित किया गया तो उसकी भी डिटेल आपको लिखनी है यहाँ पर। और अंत में आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा है, जिसमें उन्हें अपने पूर्ण हस्ताक्षर करने हैं, जैसा कि उसने आवेदन करते समय किए थे। स्थान लिखना है और दिनांक लिखनी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं संलग्नक सूची में। आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे इसमें विवरण दे रखा है। क्रम संख्या 1 में यदि हम देखें तो अंक पत्र दे रखा है। अंक पत्र का मतलब है मार्कशीट। यहाँ पर हमें सेकेंडरी के ऊपर टिक कर देना चाहिए, और यहाँ पर भी सेकेंडरी है, यहाँ सीनियर सेकेंडरी है, यहाँ सीनियर सेकेंडरी है, टिक कर देना है आपको। और जारी क्रमांक और दिनांक आपको यहाँ पर लिखनी है। क्रमांक है वो आपकी जो अंक तालिका होती है, या आपकी डिग्री है, या आपका सर्टिफिकेट है, उसके ऊपरी तरफ है वो एक अलग ही प्रिंटेड होते हैं, लाल अक्षरों में या हरे अक्षरों में ऐसे। तो वो आपको यहाँ पर क्रमांक लिखने हैं, और जारी दिनांक है वो आपको लिखना है। और संलग्नक संख्या यानी कि इसके कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे 10वीं की अंक तालिकाएं, इनकी संलग्नक संख्या 1 है, क्योंकि इनकी एक ही मार्कशीट है। ऐसे अभ्यर्थी भी होते हैं जो सप्लीमेंट्री में पास होते हैं, फिर दोबारा इम्प्रूवमेंट भी करते हैं, तो उनकी मार्कशीटें 2-3 ऐसे हो जाती है। तो जितनी मार्कशीटों की संख्या है वो आपको यहाँ लिखनी है। और जारी क्रमांक किसका लिखें, तब ये संशय हो जाता है जब 1 से अधिक होती है। तो जो अंतिम अंक तालिका है उसका जारी क्रमांक आपको लिखना है यहाँ पर। इस प्रकार आपको यहाँ पर ये अंक पत्र सेकेंडरी का था, तो सेकेंडरी की हमने यहाँ पर प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पर भर ली है, क्रमांक और दिनांक। इसके बाद में सीनियर सेकेंडरी की डिटेल, फिर BA की, फिर MA की आपको डिटेल, उसका जो जारी क्रमांक और संख्या, ये दिनांक लिखनी है। और साथ में उसके जो डॉक्यूमेंट कितने हैं, कितनी फ़ोटोकॉपी हैं आपकी, 1, 2, 3 जितनी भी। जैसे BA में 3 फ़ोटोकॉपी होती है, यानी कि BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, तो 3 लगा दी। MA के लिए 2 होती है तो 2 लगा दी। तो इस तरह से B.Ed की 2 अंक तालिकाएँ तो 2,
जितनी संख्या है फोटोकॉपी की उतनी उस डिग्री के संबंधित लिखनी है। बीए बीएड का हो गया। विवाह पंजीयन संख्या और दिनांक लिखनी है। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, RSCIT, शपथ पत्र, संतान संबंधी। तो शपथ पत्र जो 50 रुपये का स्टाम्प होगा जिस पे आप संतान संबंधी अपनी जानकारी देंगे। जिनकी संतान है वो अपनी संतान की जानकारी देंगे। जो अविवाहित है वो लिख देंगे कि हम अविवाहित हैं और हमारी कोई संतान नहीं है, और जब हम विवाह करेंगे तो नियमानुसार 2 संतान उत्पन्न करेंगे। ऐसी जानकारी उनको लिखनी है। चरित्र प्रमाण पत्र आप 2 लगाइए। चरित्र प्रमाण पत्र चाहे तो आप अंतिम शिक्षण संस्थान जहाँ से आपने रेगुलर अध्ययन किया है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र लें, या फिर आप गजटेड से 2 प्रमाण पत्र बना लें। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद में ये कार्यालय टिप्पणी के लिए है, और ये शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र हैं यदि जो लिखा हुआ है, यदि जो अंतिम तिथि से पहले जो परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, यानी कि जो परीक्षा में फॉर्म भरते समय उसने अपीरेंट लिखा है। तो इसके बाद में हम आते हैं अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किया गया है, उससे संबंधित उसको अपना उत्तर है वो लिख देना है इन कॉलम के अंदर। ये जो है अभ्यर्थी संबंध कॉलम में टिक करना है उसको, और ये वाला खाली छोड़ देना है। तो अब आपको ये सारी पढ़नी है। जैसे मैं पहला वाला पढ़ लेता हूँ, शेष आप पढ़ लें। अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता की सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। सर्वथा अनुरूप यानी कि एकदम सही है, उसके अनुरूप है। इस प्रकार आपको सारी जो जानकारी है वो इस पेज पे पढ़ करके और जो संबंधित है उस पर टिक करना है। जैसे यहाँ पर साक्षात 5 नंबर में साक्षात्कार की पूछ रहे हैं जानकारी, तो यहाँ पर कोई संबंधित नहीं है तो इसलिए हमने खाली छोड़ दिया। फिर 2 नंबर में श्रेणी के संबंधित पूछा गया है, और 3 नंबर में अनुभव से संबंधित पूछा गया है। तो ये जानकारी जो आपके संबंधित है वो आपको भर देनी है, अन्यथा नहीं। और 4 नंबर में आयु पूछिए। तो इसके अंदर है अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, जैसा कि हमने फर्स्ट पेज पे भरा था वही आपको यहाँ पर भरनी है। दूसरे में पूछा है विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा कितनी थी, तो न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। और तीसरे नंबर में आपको भरना है अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है, यानी कि जो बेनिफिट्स ले रहा है। नीचे जो डिटेल दे रखी है, ये जानकारी दे रखी है, इसमें कौन सी श्रेणी में है वो लिखना है उनको, और छूट लेना चाहता है तो, अन्यथा की स्थिति में खाली छोड़ देना है। जैसा यहाँ पर क्रॉस कर रखा है, इनको किसी प्रकार की छूट नहीं चाहिए, तो जिनको छूट चाहिए वो पढ़ करके और संबंधित है वो लिखते हैं। इसके बाद में ये 18 कॉलम थे, और अंत में आवेदक के हस्ताक्षर मांगे गए हैं। आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, और शेष जो पेज है वो कार्यालय के उपयोग के लिए है। तो ये था आपका विस्तृत आवेदन पत्र। अब हम बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की। यह पूर्णतः अंग्रेजी में भरा जाता है, और इसमें अंग्रेजी में भरते समय ध्यान रखना है कि हमें बड़ी ABCD में यानी कि कैपिटल लेटर में अपनी डिटेल भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले हमें पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो चिपकाना है और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद में हम आएंगे तो यहाँ पर फुल नेम पूछा गया है 1 नंबर में, रोल नंबर और मेरिट नंबर। मेरिट नंबर चूंकि नहीं आया है इसलिए इसको खाली छोड़ना है, शेष आपको भर देना है। 2 नंबर में एड्रेस पूछा है, प्रेजेंट एड्रेस लिख देना है। 3 नंबर में परमानेंट एड्रेस पूछा है, वो भी आपको लिख देना है। 3 नंबर A में परमानेंट एड्रेस था, और 3 नंबर B में इन्होंने, यदि आप दूसरी जगह कहीं रहते थे तो उसका परमानेंट, दूसरी जगह के हो आप और यहाँ पर आए हो तो भी आप वहाँ का परमानेंट एड्रेस लिखें। 4 नंबर में आप पिछले 5 साल से यदि किसी अन्यत्र रहे तो वो डिटेल आपको लिखनी है। और फिर 5 नंबर कॉलम में आपको फैमिली की डिटेल लिखनी है। यहाँ पर फादर, मदर, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर जो भी आपके हैं, वाइफ, हस्बैंड जो भी हैं, जो आपके साथ में आपकी फैमिली में उनकी डिटेल लिखनी है। यहाँ पर उनका नाम, नेशनलिटी, कौन सी जगह इनका जन्म हुआ है, पैलेस लिखना है, बर्थ, पैलेस ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन यानी कि क्या काम धंधा करते हैं वो लिखना है, प्रेजेंट उनका पोस्टल ऑर्डर वो लिखना है, और परमानेंट एड्रेस उनका लिखना है। फिर कॉलम संख्या 5A ये है कि इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड अबाउट सन एंड और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन ए फॉरेन कंट्री। जो विदेश में पढ़ते हैं उनकी डिटेल आपको ये 5A में
भरनी है, जिनके बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। और ओवन डिटेल भी, यदि वो भी विदेश में पढ़ते हैं तो उनकी भी भर सकते हैं। 6 नंबर में आधार नंबर है, 7 नंबर में नेशनलिटी है, 8 नंबर में डेट ऑफ बर्थ भरनी है, और 8B में प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स, जो आपने पहले 1 नंबर में भरी है वही भरनी है आपको। एज एट मेट्रिकुलेशन, 10वीं जब आपने उत्तीर्ण की थी उस समय आपकी एज कितनी थी, वो आपको, यानी कि 10वीं के रिजल्ट की डेट में अपनी डेट ऑफ बर्थ माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। 9A में आपको पैलेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लिखना है। 9B में आपको डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, कहाँ से संबंधित है वो लिखना है। और 9C में डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, यानी कि फादर कहाँ, किस जिले से संबंधित है वो लिखना है। 10 नंबर में आपको लिखना है योर रिलीजन। और 10B में आपको, यदि आप SC ST में है तो यस लिखे, अन्यथा नो लिखे। फिर 11 नंबर कॉलम में आपको अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 15 साल की उम्र के बाद में जो आपने पढ़ाई की है उसकी डिटेल लिखनी है। जिस फॉर्म की हम चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने 15 साल से पहले ही 14 वर्ष की उम्र में 10वीं कर ली थी, इसलिए यहाँ पर जो 11 नंबर कॉलम में पहला कॉलम है उसमें हमने 12th भरा, यानी कि ये 15 साल के बाद में इन्होंने 12वीं की है पहले ही तो भरा है, क्योंकि 15 से बाद की ही डिटेल आपको भरनी है। आपको यहाँ पर स्कूल का नाम, जिला और पिन नंबर लिखना है। डेट ऑफ एंटरिंग में आपको जब आपने एडमिशन लिया है उसकी डेट लिखनी है। यदि आपको एडमिशन की डेट याद नहीं है तो आप महीना लिख दें, जैसे यहाँ पर 1 जुलाई 2010 है तो आप जुलाई 2010 भी लिख सकते हैं। यदि आपने किसी और अगस्त महीने में लिया तो आप अगस्त 2010 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डेट ऑफ लिविंग, यानी कि जब आपका रिजल्ट आता है तो वो आपको डेट यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर एग्जामिनेशन पास कौन सा किया आपने, 12वीं किया है तो 12th। इसी प्रकार यहाँ पर ये BA की जानकारी है, और यह हमने डेट लिखी है एडमिशन की, और ये रिजल्ट की डेट। और फिर हमने MA की डिटेल लिखी है, ये एडमिशन की डेट और ये रिजल्ट की डेट। इसी प्रकार हमने B.Ed की भी यहाँ पर डिटेल लिख रखी है, एंटरिंग डेट और एडमिशन लिविंग डेट लिख रखी है। तो ये थी 11 नंबर कॉलम की पूर्ति। 12 नंबर कॉलम ये संबंधित नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। फिर है 13 नंबर कॉलम में जो जानकारी पूछी गई है कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, येस और नो। तो ये जो 13 नंबर कॉलम में जो पूछे गए सवाल, आप यदि इनसे संबंधित हैं तो यस लिखिए, अन्यथा नो लिखिए। आपको ये पढ़ करके अच्छी तरह से भर देना है, जैसे हमने सब में नो लिख दिया है। और फिर 14 नंबर कॉलम में नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू हुम यू आर नोन, एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो ऐसे 2 आपके आसपास के लोगों के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी तरह जानते हैं, उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। और उसके बाद में आपको अपने यहाँ पर हस्ताक्षर कर देने हैं, और इस तरफ डेट और पैलेस आपको लिख देना है। और नीचे है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये एक गजेटेड ऑफिसर से भरवा जाएगा, जिसमें आपका नाम, वो ये इसमें बताते हैं कि आप पिछले, ये गजेटेड ऑफिसर ये बताता है कि इस अभ्यर्थी को मैं पिछले इतने साल से जानता हूँ, और यहाँ पर उसकी सील लग जाएगी और सिग्नेचर हो जाएंगे, और इधर पैलेस और डेट लग जाएगी। तो ये था RPSC सेकेंड ग्रेड का काउंसलिंग के दौरान चाहा गया विस्तृत आवेदन पत्र का भरा हुआ नमूना पत्र। इसके साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको अटैच करने हैं वो है 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, BA की तीनों मार्कशीट, BA की डिग्री, MA की दोनों मार्कशीट, MA की डिग्री, B.Ed की दोनों मार्कशीट और डिग्री। इसके अलावा यदि आपने नेट कर रखा है या किसी और सब्जेक्ट में MA कर रखा है तो वो डिटेल भरें। RSCIT कर रखा है तो उसकी डिटेल भरें। यदि PhD कर रखा है तो उसकी डिटेल भरें। जो आपके पास योग्यता है उसे आप यहाँ शो कर दें, ताकि आपको बाद में जुड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़े। अंत में हम बात करते हैं एक शपथ पत्र की, जो 50 रुपये का होता है, और संस्थान संबंधित शपथ पत्र है जो चाहा गया है RPSC के द्वारा। RPSC में यही एक पत्र
यही एक शपथ पत्र का आरपीसी ने जिक्र किया जो आपको ले जाना है। इसके अलावा यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में मिस मैचिंग है तो ही आपको वह एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको एक ही शपथ पत्र देना है। उसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर बच्चों के नाम और उससे संबंध और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है और ये नोटरी करवाने के बाद में इसको अटैच कर देना, ये मूल ही अटैच होगा। तो ये था फॉर्म सेकेंड ग्रेड की काउंसलिंग के दौरान नवीनतम 2022 की वैकेंसी के लिए, और उम्मीद है आपको इस फॉर्म और वीडियो के द्वारा सहायता मिली होगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपको अपनी इस वैकेंसी से संबंधित और अपनी क्वेरी से संबंधित जो जानकारियां हैं वो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। आपको इस फॉर्म के भरने के दौरान फिर भी कोई संशय रह जाता है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके लिए सहायता करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और अंत में एक निवेदन यही रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।